हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, हिंदी की वाक्य संरचना क्या होती है, इंग्लिश की वाक्य संरचना क्या होती है, इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं या हिंदी के जो वाक्य होते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपसे बोला, सिंटैक्स का जो अर्थ होता है वह होता है वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना को समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो साउंड्स होते हैं, वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और इन 26 अल्फाबेट्स में से 5 जो हैं वो वॉवेल्स है, और जो रिमेनिंग 21 हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो जो साउंड्स बनते हैं इंग्लिश में, जो साउंड्स हैं वो है 44 इंग्लिश में साउंड्स। ये तो अल्फाबेट की बात हो गई, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 26 अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं। लेकिन अगर साउंड्स की बात करें तो इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। 44 इन 44 साउंड्स में से 20 वोवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं। ये साउंड्स मिलके वर्ड का निर्माण करते हैं। जो साउंड्स होते हैं, साउंड्स मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेंटेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखा, शब्दों के समूह को देखा और हम उसको सेंटेंस बोल देंगे, नहीं। सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का समूह, लेकिन उसका अपना एक पूरा अर्थ निकलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक शब्द से भी पूरा अर्थ निकल सकता है, जैसे गो। तो यहां पर देखा जाए तो गो मतलब होता है जाना, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। कम मीन्स आना या आ जाओ, कम हियर। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कंप्लीट सेंस अगर मिलता है तो हम उसी को ही सेंटेंस बोलेंगे। तो पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं हिंदी वाक्य की संरचना को, कि जो हिंदी के जो हमें सेंटेंस या जो हिंदी के जो हमें वाक्य मिलते हैं उनकी बनावट क्या होती है। तो हिंदी वाक्य की बनावट या संरचना, इसको हम समझते हैं। तो हिंदी के वाक्य में जो सबसे पहला जो वर्ड आता है, शब्द मिलता है, उसे बोलते हैं कर्ता। फिर मिलता है कर्म, फिर मिलती है क्रिया, और फिर मिलता है शब्द या फिर था शब्द, और या फिर गा, गे, गी। तो इन शब्दों का क्या महत्व है? इन शब्दों का सिर्फ इतना सा महत्व है कि जब हम किसी भी हिंदी के वाक्य की इंग्लिश करते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तब ये शब्द हिंदी के है शब्द, था शब्द, गा, गे, गी शब्द हमें केवल टेंस को बताते हैं कि इस वाक्य को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा या पास्ट टेंस में बोला जाएगा या फ्यूचर टेंस में बोला जाएगा या फिर ट्रांसलेट किया जाएगा। क्रिया का मतलब है कार्य का होना, जिससे हमें किसी कार्य का होना पता चलता है या कोई कार्य करता है तो उसको हम क्रिया बोलते हैं। इनको हम डिटेल में आगे के लेसन्स में समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो हिंदी के वाक्य में कर्ता सबसे पहले मिलता है, उसके बाद कर्म आता है, तीसरे नंबर पर हमें एक्शन वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम क्रिया बोलते हैं, और चौथे नंबर पर जो हमें टेंस
का बोध कराते हैं वो शब्द मिलते हैं, जैसे है शब्द, था शब्द, गागे गी शब्द। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो इंग्लिश में भी सब्जेक्ट जो करता है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, आगे मिलता है, लेकिन हिंदी के वाक्य में जो काल या जो टेंस का सेंस हमें देते हैं या बोध कराते हैं, ये शब्द दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसके बाद जो क्रिया है हिंदी के वाक्य में, अगर क्रिया को पहचानना हो, किसी भी हिंदी के वाक्य में क्रिया को पहचानना हो, तो आप है शब्द, था शब्द, गागे गी, इन शब्दों के जस्ट पहले जो वर्ड आएगा वो मुख्य क्रिया होगी। अगर क्रिया होगी तो क्रिया का जो मूल रूप है वह है ना। अगर आना, जाना, पहनना, बैठना, उठना, अगर ऐसे शब्द हमें मिलते हैं तो वो मूल रूप हैं और उन्हीं को हम क्रिया बोलते हैं। तब हम उसको वर्ब बोलेंगे और लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हैं? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या आता है? नाउन या फिर प्रोनाउन, जो कि हम आगे के लेसन्स में, आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आज केवल हम यही समझेंगे कि जो हिंदी की वाक्य संरचना है उसमें हमें सबसे आगे कर्ता मिलता है, फिर कर्म मिलते हैं, फिर क्रिया मिलती है। क्रिया मतलब जिनसे हमें काम का पता चलता है कि काम हो रहा है या काम को किया जा रहा है। अगर पहचान करना है तो जो भी आपको शब्द मिले उसमें ना जोड़ के आप देख लीजिए। अगर क्रिया का मूल रूप होगा तो आना, जाना, बैठना, होना, पहनना, रोना, बुलाना, ये सेंस जरूर मिलेंगे। और अगर ना जोड़ने पर उसका किसी प्रकार से मूल रूप नहीं मिलता है तो वहां पर क्रिया नहीं है, तो उस वाक्य में केवल आपको टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, केवल इनका सेंस पता चलेगा। जैसे है शब्द हमें केवल, जो है शब्द है वो केवल प्रेजेंट इस टेंस का बोध कराता है, ना कि सिंपल का, ना कि कंटिन्यूअस का, ना परफेक्ट का, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसी प्रकार से था केवल पास्ट टेंस को बताएगा, ना कि सिंपल को, ना कंटिन्यूअस को, ना परफेक्ट को, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस को। इसी प्रकार से गागेगी, तो जो गागेगी हैं ये केवल आपको फ्यूचर टेंस का सेंस देंगे, फ्यूचर टेंस का बोध कराएंगे, ना कि सिंपल का, कंटिन्यूअस का और ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इनका सेंस या बोध नहीं कराते हैं। तो आज के वीडियो में केवल आपको इतना ही जानना है और मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। जैसे यह मेरी पुस्तक है और राम रोज गाता है। अगर इन दोनों वाक्यों में हम देखें, हिंदी की वाक्य जो संरचना है यह है, इसे हम कर्ता बोलेंगे। कर्ता को ढूंढने के बाद आपको डायरेक्ट ढूंढना है टेंस, कर्म को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कर्म ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। जैसे यहां पर इस वाक्य में है मतलब ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। अब इसके बाद मुख्य क्रिया है या नहीं है इसका पता करना है, तो जो भी है शब्द के आगे मिल रहा इसमें आप ना जोड़ के देख लो। तो पुस्तक में अगर हम ना जोड़ते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए इस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, क्रिया तो है। और ये वाक्य जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इसको कंप्लीट ट्रांसलेट किया जाएगा या फिर बोला जाएगा। तो यहां पर ये टेंस है, मेन वर्ब नहीं है, और अब ये जो बचा है ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में देख लेते हैं, राम ये सब्जेक्ट है, फिर ये प्रेजेंट को बताता है, केवल प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट का कोई भाग है या नहीं है इसका पता चलता है हमें कैसे? क्रिया के द्वारा। तो इसमें गाता, इस गाता का ता अलग करके हमने ना जोड़ लिया तो क्रिया का मूल रूप बन गया गाना। तो गाना आपकी मुख्य क्रिया है। राम रोज गाता है मतलब गाने का काम
करता है, तो ये आपकी मुख्य क्रिया मिल गई। अब ये मुख्य क्रिया बताएगी कि ये प्रेजेंट सिंपल है, कि कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और रोज ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखा आपने, इस प्रकार से जो हिंदी की जो बेसिक संरचना है बाकी की, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको हिंदी की वाक्य संरचना आपको समझ में नहीं आएगी, आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, टेंस क्या है। जैसे ही आप इन बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, तब आप निश्चित तौर पर इंग्लिश में, हिंदी से वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश में बोल पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश को बोलने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की हेल्प से हिंदी की वाक्य संरचना, इंग्लिश की वाक्य संरचना, टेंस को पहचानने के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं और क्रिया को आप कैसे पहचानोगे, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आए होंगे। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन बटन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शंस so that you may get all notifications and all updates from this YouTube channel. Please do watch my other videos also. See you in the next video.